स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट आल्वा के बीच मुकाबला है। वोटिंग के दौरान मिले आंकड़े किसकी ओर जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन रेस में सबसे आगे जगदीप धनखड़ ही है और उनकी जीत लगभग तय है। हालांकि नतीजों के औपचारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए। अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो राजस्थान में जाट राजनीति में बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी। वहीं किसानों के बीच भी बड़ा संदेश पहुंचेगा। धनखड़ का प्रशासनिक अनुभव केंद्र और राज्यों की राजनीति में बीजेपी के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। तमाम मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें यहां पर डिबेट के प्लेटफॉर्म पर रखना जरूरी है। क्या होगा अगर धनखड़ जीतते हैं? तो इस बात को आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि उनकी जीत के मायने क्या होंगे। जाट समुदाय में एक बड़ा संदेश जाएगा। और देखिए, राजस्थान में 30 से 35 ऐसी सीटें हैं जो जाट डोमिनेटेड बेल्ट में काउंट होती हैं, जाट डोमिनेटेड है, तो एक बड़ा संदेश उनके बीच में जाना तय है। साथ ही उस इलाके में भी यह मैसेज जाएगा जहां पर बीजेपी अपने आप को हाल के दिनों में मजबूत करने की कोशिशों में है। इधर किसानों के बीच भी पकड़ मजबूत हो सकती है, क्योंकि आप देखिए जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जब किसान बैठे थे उस वक्त प्रदेश में भी किसान आंदोलित थे। खासकर अलवर बॉर्डर पर जिस तरह से जगह जगह से किसान पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए, तो किसानों में एक नाराजगी थी केंद्र के बिलों को लेकर। ऐसे में वो नाराजगी कुछ हद तक दूर हो सकती है और किसानों के बीच पकड़ मजबूत हो सकती है। साथ ही 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें वोटर्स की संख्या बढ़ सकती है। सिंबॉलिक जेस्चर नहीं होगा, बल्कि ये डायरेक्टली लोगों की खुशी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इधर बात करें अगर 2024 के आम चुनावों की, तो वहां भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। और हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, आप याद कीजिए जब पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद जी को खड़ा किया गया था तो यूपी में उसका पूरा फायदा भी मिलता दिखा, और देश के स्तर पर भी। इधर राजस्थान में अब जाट राजनीति का गणित क्या है वो भी समझ लीजिए। 31 विधायक फिलहाल जाट समुदाय से हैं। वर्तमान में 7 सांसद भी जाट समुदाय से हैं। 13 जिलों में जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा में जाट राजनीति काफी सक्रिय है। अब देखिए कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। देखिए 2013 तक भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट पॉलिटिक्स के लिए जाना चाहता था, लेकिन 2013 के बाद कोर वोट बैंक और वोट बैंक की चाहत में हमने इसका विस्तार भी देखा। 2021 में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का जो फेरबदल हुआ था, उसके बाद ओवरऑल लगभग 27 की संख्या में ओबीसी मंत्री हो गए थे। ऐसे में एक बड़ा संदेश ओबीसी के लिहाज से भी लोगों के बीच में जा सकता है। देखिए मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता मनीष पारीक जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी, आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ओम सैनी जी, सबसे पहले तो देखिए मुझे इतिहास को कुरेदना बहुत अच्छा लगता है। मैं देखिए कहना यह चाहता हूं, आप याद कीजिए जब भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, सीएम थे अशोक गहलोत। अब धनखड़ जो कि राजस्थान बैकग्राउंड से ही हैं, वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उस वक्त भी यहां पर कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब देखना ही होगा कि क्या ये एक ऐसा कदम है जो उसी इतिहास को दोहरा दे। नहीं, देखिए उसमें बड़ा फर्क है। वो जमाना था जब जाट कम्युनिटी अपने आप को आरक्षण के साथ में जोड़ रही थी। राजस्थान में जाटों के बहुत से साउथी थे, राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में। अगर पंजाब में जट सिख राजा हैं और भरतपुर में सिखवाड़ राजा हैं, तो ढूंढाड़ और यानी कि जयपुर और शेखावाटी में जाट बड़े रिवोल्यूशनरी रहे। सामंत शाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो मारवाड़ का जाट कंप्रोमाइजिंग रहा है और सत्ता के साथ में समन्वय बिठाता रहा है। ऐसे में जब धनखड़ राजनीति में प्रवेश, सबका दृश्य में देख रहा हूं कि आरक्षण की बात को समझ नहीं रहे थे वो लोग जो अपर कास्ट के साथ में जुड़े हुए थे, यानी मारवाड़ का जाट नहीं समझ रहा था। क्यों परशुराम मदेरना, नाथुराम मिर्जा, रामव्यास मिर्जा, इन सबसे मेरी उस वक्त बात हुई
वो कहते बट आर यू टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन। नहीं, लेकिन ओम सैनी जी, चूंकि आपने सीधे डायरेक्ट काउंटर कर दिया मेरे सवाल को, मैं एक काउंटर आपको भी देना चाहता हूं। मेरा काउंटर आपसे यह है कि जाटों को आरक्षण दिलाने में एक भूमिका तो भले लेटर हाफ में, लेकिन जगदीप धनखड़ ने भी निभाई। वही मैं कह रहा हूँ, मैं यही आ रहा था, कंक्लूड कर रहा था अच्छा, ठीक है, हाँ। कि जगदीप धनखड़ वो शख्स थे जिन्होंने कि जाटों को समझाया कि इन आरक्षण का फायदा क्या है। उन्होंने मेरवाड़ा यानी नागौर और भीलवाड़ा जिले के भी इतिहासों को लेकर के कोर्ट में वो नजीरें पेश की कि जाटों के साथ में सामंतों की और जागीरदारों के जुल्म कैसे होते रहे हैं, लिहाजा इनको सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ मानते हुए इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ओबीसी में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी ओबीसी की कमेंट इनकार कर रही थी इस बात से। तो ये कंट्रीब्यूशन जगदीप का था, जिसकी वजह से कि जाटों को आरक्षण का सिलसिला बना और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी अटल जी ने जब मीटिंग में आरक्षण की घोषणा की तो उसका नतीजा ये हुआ कि जाट एक तरीके से कांग्रेस के साथ में या फिर विपक्षी रिवोल्यूशनरी पार्टीज के साथ में सीपीआई सीपीएम के साथ जुड़ा रहता था, तो टोटली डिवाइड हुआ और बीजेपी की एक और बीजेपी को आया। ठीक है, सांसदों की संख्या। अच्छा, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, थोड़ा संक्षिप्त में दीजिएगा। लेकिन जाट बेल्ट में एक पॉजिटिव मैसेज तो गया है, वो खुशी तो हम देख रहे हैं। बड़ा निर्णायक उस स्थिति में है राजस्थान के अंदर, लेकिन शायद अवचेतन में बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस बात का कि क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, तो अपने आप में फायदा तो होगा, इसमें कोई शक। ठीक है, ठीक है। मनीष पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सियासत में कोई कदम बिना वोट की चाहत में उठाया जाए, ये बहुत रेयरली होता है। दो ऐसे पद हैं जो प्योरली मेरिट बेस्ड होने चाहिए, लेकिन हमने देखा है, पास्ट में हमने देखा है कि किस तरह से उस मेरिट बेस्ड पोस्ट्स को भी सियासी गुणा भाग में इस्तेमाल किया गया। हालांकि मेरिटोरियस पर्सन्स ही गए, मैं उनकी काबिलियत पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये भी मैं क्लियर कर दूं, लेकिन एक गणित तो होता है। क्या वो हम लोग सही गणित पर बात कर रहे हैं बीजेपी के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल स्वप्निल, आप कहेंगे कि जो ये संवैधानिक पद हैं, जैसे जैसे नियुक्तियां हो रही हैं, भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें एक एक ईंट जो लग रही है उससे इमारत बुलंद हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति महोदया, माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सब काबिल लोग हैं। वो पहले राज्यपाल रहे हैं, मिनिस्टर हैं, कॉर्पोरेटर भी रहे हैं, उन्होंने सेवा की है और उसके बाद राष्ट्रपति के पद तक गई हैं। ऐसे ही धनखड़ साहब, माननीय धनखड़ साहब हाईकोर्ट में पैरवी की है, प्लीडर रहे हैं और उसके बाद राज्यपाल के नाते भूमिका निभाई है, सक्रिय भूमिका निभाई है। तो निश्चित तौर पर सदन चलाने की जो एक महती जिम्मेदारी है उसको भी बखूबी निभाएंगे। उसी पूरी आशा और विश्वास के साथ आप मैदान में हैं और निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद आप सुन लेंगे कि वो विजयी हो गए हैं। तो आप भी तो मैदान में आएंगे अब 2023-2024 में। इस कदम से आप उसमें भी तो कुछ देख ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं कह रहा हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का जो एक सेटअप है, एक फ्रेमवर्क है या माइंड सेट है, वो लोगों को ध्यान आ रहा है कि किस कदर योग्य लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं। या ये कहेंगे संवैधानिक पदों पे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में भी जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो वास्तव में कला के समर्पित लोग हैं, उनके नंबर आ रहे हैं। जो योग्य लोग हैं, मैं नहीं कहूंगा पहले वाले अयोग्य थे, लेकिन जो पहले जिनका थोड़ा लाइजनिंग होता था या दिल्ली वोट थोड़ी ना देख रहे हैं मनीष पारीक जी। हम आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप चुन चुन के एक एक व्यक्ति को पकड़ रहे हैं और उसका वोट बटोर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेकिन इससे फर्क तो पड़ता है। नाराजगी राजस्थान में थी ना, आप सोच तो रहे होंगे कि उसका डैमेज कंट्रोल होगा। जी, मैंने आपको कहा निश्चित तौर पर ये बात तो है ही। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो सीधी सीधी सामान्य बात है। जो स्पेसिफिक सेटअप है बीजेपी के नेतृत्व का, माइंड सेट है, वो लोगों को दिख रहा है कि सब लोगों को साथ लेकर चलते। एक बात, दूसरी बात, सब लोगों के सर्वग्राह्य और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी समाज रचना पूरी होनी चाहिए डेमोक्रेसी की, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो उस ईमानदार कोशिश को पुरस्कार निश्चित मिलता है। ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे ले लूं। देखिए, आप भी इस बात को इनकार नहीं कर सकते, बहुत लंबे समय तक आपको शहरों की पार्टी कहा गया, अपर कास्ट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी कहा गया, लेकिन हमने 2021 में देखा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ या विस्तार, आप उसको जो भी नाम दे दें, उसके बाद अब लगभग 27 ओबीसी मंत्री हैं केंद्र में।
है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब जगदीप धनखड़ भी एक तरह से अभी अब ओबीसी फेस का एक मैसेज लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में भी देखें तो सतीश पुनिया के बाद अब एक नाम जो कि उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच रहा है। क्या ये आपकी पॉलिटिक्स का शिफ्ट है? नहीं, ये तो मैं कह ही रहा हूं। जैसे आपने ये बात कही, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 11 महिलाओं को मंत्री बनाया है केंद्र में, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में, जहां उनका प्रोवोगेटिव राइट है, उसमें भी 11 महिलाओं को स्थान है। और ऐसे केवल फॉर्मल नहीं है, देश की वित्त मंत्री और बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास हैं। तो ये बात तो सही है कि सब लोगों वर्गों का प्रतिनिधित्व में इस मामले में जो सोशल मैकेनिज्म है, सोशल इंजीनियरिंग है, उसको बहुत परफेक्टली फॉलो किया है और योग्य लोगों को आगे लाया। मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण बहुत मजबूत है, बढ़ गया है, संख्या दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनी है, वो उसमें क्वालिटेटिव काम भी है, क्वांटिटिव काम ही नहीं है। आप देखेंगे कि हमने तो मैं इस क्वालिटेटिव क्वेश्चन पे आपके पास आगे आ जाऊंगा मनीष पारीक जी, और ये मैं इसको लिख के रख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे। मैं टाइप कर लिया हूं इसको ताकि इसी वर्ड के साथ आपके पास लौटूंगा। आरसी चौधरी साहब, सबसे पहले तो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया आपके पास आने में। और अब सवाल, देखिए एक पॉजिटिव मैसेज तो गया है जगदीप धनखड़ के नाम से, आप लोग भी उसको नकारे नहीं है। आप लोगों ने भी कहा कि हम सिर्फ लोकतंत्र में चूंकि मुकाबला होना चाहिए इसलिए प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपके भी कई चेहरों ने कहा कि भाई जगदीप धनखड़ राजस्थान के ही हैं, राजस्थान को समझते हैं। तो एक पॉजिटिव मैसेज तो गया है। अगर पॉजिटिव मैसेज गया है तो नुकसान आपको होगा। स्वप्निल, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश का दुर्भाग्य क्या कर रहे हैं। जो डाइवर्सिटी के अंदर जो यूनिटी थी वो इस देश की ताकत है, विभिन्नताओं में एकता है वो इस देश की ताकत है। आज हम क्षेत्रवाद पे बात कर रहे हैं, हम जातिवाद पे बात कर रहे हैं और एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद की बात कर रहे हैं जो इस देश की डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अभी नतीजे आने हैं। धनखड़ साहब का जो संवैधानिक ज्ञान है, जो उनका विधि पे जो अनुभव है, उसमें किसी को कोई संशय नहीं है। वो एक बहुत शानदार विधिवेता व्यक्ति हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन उन पर जिम्मेदारी देश के जागरूक लोग देख रहे हैं कि वो समय आने पे कैसे निर्वहन करेंगे। आप बात करते हैं कि निश्चित रूप से उत्साह होगा, एक किसान के, गांव के, गरीब के बेटे से बढ़ के जाता है तो निश्चित रूप से उत्साह होता है। लेकिन वो उत्साह उस समय हकीकत में बदलता है जब निर्णय उसके अनुरूप आने होते हैं। अभी किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन पे 2 राज्यपाल थे, एक सत्यपाल मलिक थे, एक आदरणीय धनखड़ साहब थे। सत्यपाल मलिक किसान कम्युनिटी के अंदर उस जाति से बाहर निकल के उस बेबाकी के साथ जो बातें बोली, निश्चित रूप से उस बात को पसंद करता है कि विषम परिस्थितियों के अंदर कौन खड़ा है। दूसरा, किसी व्यक्ति के इस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे जाने के बाद में वो एक मुल्क के लिए काम कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं, किसी समाज जाति विशेष के लिए काम करे, मुझे ऐसा लगता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब आपने रामनाथ कोविंद को पहली बार देश का जो राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक था, उसको आपने प्रथम दलित व्यक्ति बना दिया। सुन लीजिए सर। नहीं, आरसी साहब 2 मिनट सुनिए। आज से पहले सदैव राष्ट्रपति रहे। कास्ट के वर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी यूज करती है। जब मीरा कुमार को भी आप लोगों ने चुना था, उस वक्त मीरा कुमार जी जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है, आपने भी उनकी कास्ट बताई थी। लेकिन देखिए, सबसे पहले जब आपने कहा यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी हमारी पहचान है, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए पहली बार ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है। ये वही तो डाइवर्सिटी है ना, और तो कुछ है नहीं। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, मैं मानता हूं किसानों में नाराजगी थी 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर, ठीक है। झुंझुनू से भी किसान गए थे अलवर बॉर्डर पर बैठने के लिए, लेकिन आज झुंझुनू के बेल्ट में किसान जश्न मना रहे हैं ना, तो मैसेज तो गया है। आप उसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सर, किसान बहुत समझदार हो गया है, ठीक है, बहुत समझदार है, उसी रहेगी। लेकिन वोट का तब्दील में जब फैसले की बात आएगी, वो व्यक्ति देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यपालिका का मुख्य पद है, क्या वो उस किसान के बेटे को आज 3 साल दुड़वा रहे हैं, उसको प्रत्याशी के तौर पर घोषित करेंगे या नहीं करेंगे? लोगों के मन में ये भी शंकाएं हैं और ये भी चिंताएं हैं कि पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। किसान के बेटे के अगेंस्ट आपने प्रत्याशी खड़ा किया। सुन लीजिए सर, सामने क्यों नहीं प्रत्याशी खड़ा करेंगे? विचार की लड़ाई है, देश की डेमोक्रेसी की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई उस हर जिम्मेदार व्यक्ति की है। इसीलिए तो इसको सीक्रेट बेल्ट के तौर पे है। जरूरी नहीं तब तक नतीजे नहीं आए, हो सकता है अपने मन के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पे अपनी जो दायित्व है उसको निभाते हुए व्यक्ति अलग भी पोल कर सकते हैं। इसीलिए तो सीक्रेट बेल्ट पे है, इसमें कोई विप नहीं है किसी राजनीतिक दल की। और इससे पहले जीते हैं इस देश के अंदर, इससे पहले भी लोग जीते हैं।
इसलिए आज इसको तब्दील होना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। ठीक है, देश का किसान का हर उम्मीद करता है कि देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उनकी रक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं उनसे। ठीक है, मैं आसिफ साहब आगे भी आपके पास आऊंगा। ओम सैनी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ओम सैनी जी, अब तक की जितनी भी डिबेट रही और उसमें जितने भी पॉइंट्स हमने टेबल पर रखे हैं, उसके लबोलुआब में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुछ सिंबॉलिक पोस्ट्स भी होती हैं जिनका सम्मान बहुत ज़्यादा है। उन सिंबॉलिक पोस्ट्स का इस्तेमाल मैसेज देने के लिए ज़्यादा होता है। वो उतनी निर्णायक पोस्ट्स नहीं होती है जितना कि बयानों में बता दिया जाता है। अब मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्या ये सिंबॉलिज्म इतना मादा रखता है, अंश में सही, बड़े पार्ट में, छोटे पार्ट में, आधे पार्ट में, कितने भी पार्ट में, लेकिन वोट में कन्वर्ट हो? देखो स्वप्निल, ये जो एक विशेष व्यक्ति के जिनका नाम जगदीप धनखड़ है, उनके इर्द गिर्द बुनी हुई राजनीति बड़ी यथार्थ से प्रेरित है टोटली। इन्होंने जिस तरीके से वीपी सिंह की गवर्नमेंट में, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में, और उसके बाद में जनता दल के साथ साथ कांग्रेस में, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी जगह जिस तरीके से बनाई, उनके एक आरएसएस और भाजपा के लीगल एडवाइजर के रूप में उन्होंने अपनी वो एक साथ बनाई। साथ साथ में जो बंगाल सरदर्द था केंद्र सरकार का, वहां पर रह करके इन्होंने राज्यपाल के क्या हक और अधिकार और क्या क्या हो सकते हैं, वो भी एक वो सिलसिला बनाया। लेकिन उसके लाभ भी मिलेंगे तो उसकी नाराजगी भी मतलब केंद्र सरकार को भुगतनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। आप जगदीप धनखड़ साहब को, और राजस्थान का जो जाट है, मैंने बताया पहले से कि इसके कई स्वरूप हैं। सिंचिनवा भरतपुर में रहता है तो ढूंढाड़ में और मारवाड़ में, यानी जोधपुर में और जयपुर में कुछ और है। तो ऐसा एक तरफा सिलसिला नहीं है। ये एक तरफा सिलसिला तो आरक्षण के सवाल पे तो हुआ था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अगर जगदीप धनखड़ साहब बैठते हैं और बैठ जाते हैं और बनते हैं तो खुशी तो होगी कम्युनिटी को, लेकिन खुशी इत्तेफाकियों को समाप्त नहीं करेगी, वो बरकरार रहती है। हमारे यहाँ का इतिहास बताता है जिस तरीके से शेखावाटी में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में जाट रहे लेकिन विभाजन रहा, जोधपुर से भी यही हाल रहा। एक मुश्त एक साथ नहीं जाती, लेकिन एक तीर से कई निशाने तो हैं। आप देखिए, कई राज्यों को निशाने पे लिया है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है। अच्छा, एक छोटी सी बात लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स और शिक्षक के बाद वकील ही ऐसे शख्सियत होते हैं जो एकदम ग्रास रूट लेवल के लोगों तक किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। ये बात भी लोग भूल जाते हैं। वहां पर कास्ट फैक्टर खत्म होता है। वो देखिए, वकील तो बहुत अलग किस्म के, और जगदीप धनखड़ के बारे में तो मैं जानता हूँ ठीक से, जिस तरीके से इन्होंने राइज किया अपने आप को, यथार्थ की राजनीति की है और यथार्थ के रास्ते चलते हुए ये यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, वो लोगों को पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन ये सच है कि जगदीप धनखड़ में वो ताकत है, वो समझ है कि वो चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ा भारी एसेट है व्यक्ति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, मनीष पारीक जी, देखिए, मैं आपके पास से क्वालिटेटिव शब्द में गया था और मैं लगातार उसको स्क्रीन पे लिखा रखा ताकि मैं भूल ना जाऊं। ठीक है, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब देखिए, सवाल सुनिएगा। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शिकार करना नहीं भूलता, लेकिन उसकी तेजी में, उसकी फुर्ती में थोड़ी कमी आती है, या हो सकता है अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो थोड़ी जंग लग जाती है। वकालत से बीते कुछ समय से वो दूर हैं, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते। और उस पोस्ट पर बैठकर जब आप लोग ये उम्मीद जताते हैं कि उनको लॉ याद रहेगा और वो आप लोगों को सही गाइड कर देंगे, कहीं ये ज्यादा आप डिमांड तो नहीं कर रहे हैं? मतलब ठीक है, आपने एक नाम लाया, लेकिन अब आप उस पर इतना भरोसा कर ले रहे हैं कि मतलब वो तो आप ही के साथ है, अब मेरे को आगे कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है सेंटेंस को। नहीं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड तो हमेशा लीगल होगा। मैंने आपको कहा, दूसरी बात जो हाउस संचालन की बात है, जो संचालन उनकी पूरी टीम होती है, निश्चित तौर पर बड़े धारदार संचालन होगा, क्योंकि उसमें एक जो
वो चीज चाहिए, वो बड़ी बात है कि आपके अंदर इस तरह की जिजीविषा होनी चाहिए कि कुछ सब कुछ परफेक्ट चले, अच्छा चले। तो वो जिजीविषा पहले माननीय भैरव सिंह जी ने दिखाई थी, आपने देखा। बावजूद इसके कि जो शेर शब्द आपने इस्तेमाल किया था तो मुझे उनकी याद सहसा आ गई थी। अच्छा। और अभी भी आप देखेंगे तो वही जिजीविषा राजस्थान की फिर से राज्यसभा के पटल पे है और उसको वो हाउस के संचालन में फिर से दिखाएंगे। हम पूरी उम्मीद मुझे मैं एक बात पूछूं, मैं एक बात पूछूं मनीष जी जी, पहले ही माफी के साथ, ठीक है, चलेगा ना? जी जी हामिद अंसारी 2 टर्म रहे उपराष्ट्रपति पद पर, आपके जी। पास ऑप्शन था, वेंकैया नायडू को 2 टर्म दे सकते थे, आपने नहीं दिया, जी। तो फिर कांग्रेस गलत नहीं, क्या मैं सोच आपको रही है? क्वालिटेटिव तो वो भी थे ना। नहीं नहीं, अब वो तो अलग बात है। मैं कहता हूं कि ये तो जिन लोगों को तय करना है वो तय करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ज्यादा लोगों का अवसर अच्छी चीज होती है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि कोई अच्छे कॉम्पिटेंट नहीं थे इसलिए दूसरे व्यक्ति को अवसर मिलता है। इसलिए भी अवसर मिलता है कि वो एक संभावनाओं का द्वार है राजनीति भी, और सब जगह जहां पर बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि अगर कोई स्टेज पर ही नहीं आएगा तो वो क्या परफॉर्म करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेज मिले, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही सोचता है। और जो भाजपा है वो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों को मंच मिल जाए, ज्यादा लोगों को अवसर मिले तो ज्यादा परफॉर्मेंस हो सकती है। एक बात ये। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। नहीं, मैं मनीष जी आपको प्लीज रोकना चाहता हूं, मेरे पास समय कम बच रहा है। एक सवाल आरसी चौधरी जी और एक सवाल ओम सैनी जी से मैं और लेना चाहता हूं। आई एम वेरी सॉरी। आरसी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरसी साहब, पिछले कुछ समय में आप अशोक गहलोत जी के अलावा किसी और को किसी भी एक समूह, एक छोटे से समूह, एक छोटे से वार्ड का भी लीडर नहीं बना पाए। तो ऐसे में अब जो आप 2023 की जंग लड़ेंगे, आपको 2 लोगों से टक्कर लेनी है, एक बीजेपी से और एक ब्यूरोक्रेसी से, और दोनों ही बी से चालू होता है। एक बात बताऊं कि मीडिया ने हमारे पे ये सदैव हमारे परीक्षा ली है, हर बार परीक्षा ली है। जब चुनाव हुआ उस हर चुनाव में परीक्षा ली है, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तब उस हर परीक्षा में हम सफल हुए, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का उपचुनाव, चाहे कोई दूसरी चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो गांव ढाणी के अंदर बैठा है, वो एक विचार के साथ में है ना। और राज्य की इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं। हमारे पास में एक अनुभवी नेता भी है, तो एक हमारे तजुर्बेवान युवा नेता भी है, ठीक है, और नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है। इसलिए ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के अंदर ऐसे युवा नेतृत्व बहुत है। अच्छा, बहुत नेतृत्व हमारे पास, जो राष्ट्रीय क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, स्टेट में भी काम कर रहे हैं, राज्य में भी काम कर रहे हैं, ऐसे हैं लोग। इसलिए ऐसा कहीं पे भी नहीं। ठीक है। मीडिया हमसे बार बार पूछता है और हम बार बार आपकी ये परीक्षा आप लेते रहिए और हम नतीजों के तौर पे आपको देते रहेंगे। हम साधुवाद करना चाहते हैं आपका कि आप हमें जागरूक रखते हैं, आप हमें हर पल जगाए रखते हैं कि तुम्हारे में ये विषय है, लेकिन नतीजे आते हैं तो उसके ऊपर आपके साथ मेरा इतना परिचय तो है कि आप कब तंज करते हैं और आप क्या करते हैं वो मुझे समझ में आता है। लेकिन ठीक है, आपका तंज भी सर आंखों पर, हालांकि मैंने आज तक आपकी परीक्षा नहीं ली। आप खुद ही आके बोलते हैं कि हमने ऐसा कदम उठा दिया, आप हमारी परीक्षा लेकर दिखाओ। ये मेरा तंज आपको छोटा सा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ठीक है। ओम सैनी जी, एकदम लास्ट में क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहा हूं। देखिए, बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, हमने देखा है फील्ड पोस्टिंग से लेकर तमाम चीजों में हमने देखा है कि जाटों का प्रभुत्व रहा है और सोच विचार कर ही रखा गया है। तो एक एडेड बोनस, ये नाम तो पक्का लेकर आ रहा है, तय है। इसमें कोई शक नहीं। स्वप्निल, आप ठीक बोल रहे हो कि राजस्थान के अंदर सिर्फ यही एक कम्युनिटी थी जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ी है, और उसके साथ साथ में अपने राजनीतिक विचार इन्होंने अलग अलग बना करके डिविजन्स हुए हैं इनके, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये डिवीजन का एक हिस्सा है, क्योंकि 2016 से तो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं लॉ और ये सब मामले देखने के लिए। तो इनके, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा चाहिए, लेकिन राजस्थान में उस तरीके से नहीं। राजस्थान में कम्युनिटी का जरूर पसंद है कि हमारा एक आदमी, हमारी कम्युनिटी का एक आदमी राष्ट्रपति बन रहा है, उपराष्ट्रपति बन रहा है। शुक्रिया 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 आप तीनों का और मैं हमारे तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।